बजट 2024 फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश कर दिया है दोस्तों। कैसे टैक्सेशन के इंपैक्ट्स में चेंज आया है, लेट्स एनालाइज इन दिस वीडियो क्विकली। फाइनेंस मिनिस्टर ने नया टैक्स स्ट्रक्चर लॉन्च किया है, नया स्लैब देके। अगर हम नए टैक्स रिजीम में जाते हैं तो हमारा स्लैब स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। क्या है उसमें बदलाव, लेट्स एनालाइज। अगर हम 3 लाख तक की इनकम कमाते हैं सालाना तो हमारा टैक्स नील लगेगा, जो अभी भी नील ही लगता था, इसमें कोई चेंज नहीं है। 3 से 7 लाख तक की इनकम अगर हम कमाएंगे तो 5% टैक्स हमें पे करना है। अभी तक ये 7 लाख का जो फिगर है वो 6 लाख होता था। दैट मींस 1 लाख यहां पे एक्सटेंड किया गया है। दैट इज अ गुड स्टेप। 7 to 10 लाख का यहां पे 10% हमें स्लैब लगेगा, जो कि हमारा 9 लाख होता था पिछले साल तक। ये भी एक अच्छा स्टेप है। 10 से 12 लाख का 15%, 12 से 15 लाख हम 20% टैक्स पे करेंगे सालाना, और 15 लाख से ऊपर अगर हम कमाते हैं तो हम 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं दोस्तों। नोट करने वाली बात यहां पे ये है, ये जो नया टैक्स स्लैब आया है ये नए टैक्स रिजीम के हिसाब से एप्लीकेबल है। जो पहले का ओल्ड स्ट्रक्चर होता था जिसमें हम एटीसी की डिडक्शंस लेते थे, अगर हम उसमें ही जाएं तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है। सरकार का ये कोशिश है कि मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स पेयर्स, टैक्स जो पे करते हैं, जो रिटर्न्स भरते हैं, वो नया टैक्स स्लैब ऑप्ट करें, और यही चीजें हमें यहां पे दिखती हैं। अगला पॉइंट आता है कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, अगर आप कहीं एम्प्लॉयमेंट में हैं, तो नया टैक्स स्ट्रक्चर ऑप्ट अगर आप करते हैं, गौर कीजिएगा मेरी बात, नया टैक्स स्ट्रक्चर अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपनी सैलरी से 75,000 तक। ये पिछले साल तक 50,000 होता था दोस्तों। दैट मींस कि मेरी सैलरी जितनी भी सालाना है, अब मैं 75,000 तक अपना डिडक्शन क्लेम कर सकता हूं। नोट करने वाली बात यह है, मैं तभी कर सकता हूं जब मैं नए टैक्स रिजीम में अपना टैक्स भर रहा हूं और रिटर्न फाइल कर रहा हूं। नेक्स्ट, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको हम एनपीएस कहते हैं, सरकार ने एनपीएस पेमेंट्स का आपको बेनिफिट दिया है। एनपीएस पेमेंट्स की आपको डिडक्शन मिल सकती है एटीसीसीडी में, और ये डिडक्शन हम 10% तक क्लेम करते थे, और ये अब बढ़ा के कर दिया है 14%। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 14% ऑफ बेसिक पे, जितना भी आपके सालाना पैकेज का बेसिक पे है, आप उसका 14% तक एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो पिछले साल तक 10% था। मींस 4% आप एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और यहां पे आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। मींस यहां पे आपका टैक्स बच सकता है। इट्स अ गुड स्टेप। सरकार चाहती है कि इंडियन पेंशन सोसाइटी बने 2047 तक, और ये डेफिनेटली एक गुड मूव है। पिछले साल तक ये 14% सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लागू था। अब गवर्नमेंट और प्राइवेट एम्प्लॉयज दोनों को ये बेनिफिट एक्सटेंड कर दिया गया है। ये है सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए खुशखबरी। अब बात करते हैं कैपिटल गेन्स की, जो कि बहुत बड़ा इशू रहा है हमारे बजट में। कैपिटल गेन सबसे पहले समझते हैं लगता कब है। जब भी मैं कोई कैपिटल एसेट खरीदता हूं सस्ते दाम में, और कुछ समय होल्ड करता हूं और उसको बाद में बेच देता हूं, तो मेरे यहां पे कैपिटल गेन्स लगता है। कैपिटल एसेट हो सकता है, गोल्ड हो सकते हैं, इक्विटीज हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, प्रॉपर्टी। अब मेरा टेन्योर के हिसाब से या तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है या तो शॉर्ट टर्म लगता है। अब बदलाव क्या किया है और कितना इस पे इंपैक्ट पड़ेगा, आपको, मुझे और स्टॉक मार्केट पे जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। कैपिटल गेन्स की बात करूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, यहां पे सीतारमन जी कहती हैं कि टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी इंक्रीज कर दिया गया है 12.5% पे। कहने का मतलब यह है, जब आप जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर्स इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, शेयर्स खरीदेंगे या बेचेंगे, तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता कब है, जब 12 महीने से ज्यादा
मैं उस पीरियड को होल्ड करके, शेयर्स को होल्ड करके उसके बाद बेचता हूं। 12 महीने का होल्डिंग पीरियड है। अभी तक ये 10% लगता था और 10% से ये बढ़ा के 12.5% कर दिया है दोस्तों। मींस जब भी हम पैसा कमाएंगे स्टॉक मार्केट से तो 2.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम ज्यादा देंगे। लेकिन यहां पे एक सहूलियत ये करी है कि छोटे इन्वेस्टर्स, आप जैसे मेरे जैसों के लिए, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन दी है। पहले भी ये एग्जेम्पशन थी, जी हां थी, लेकिन ये 1 लाख रुपए सालाना थी। अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनाता हूं 1 लाख रुपए पर ईयर तो मुझे कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगता था, और अब ये बढ़ा के 7 लाख कर दी है, 1,25,000 रुपीज पर ईयर तक। अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाता हूं शेयर से तो मेरे को यहां पर 12.5% नहीं, 0 टैक्स लगेगा। इससे ज्यादा मैं कमाता हूं तो जितना मैं 1.25 लाख से ऊपर कमाऊंगा उसके ऊपर मैं टैक्स दूंगा। ठीक है, अब ये एक अच्छा स्टेप है कि चलो टैक्स तो बढ़ाया है, लेकिन ये जो स्लैब है 1.25 लाख कर दिया है। यहां पे टैक्स जब बढ़ा तो बहुत से सवाल आए। टैक्स बढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या आप जानते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी के हिसाब से 2018 तक हिंदुस्तान में टैक्स लगाया ही नहीं जाता था? क्या आप जानते हैं? कमेंट्स में बताइए। 2018 में मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंट्रोड्यूस किया गया था और इक्विटी के ऊपर 2018 में भी बहुत हल्ला मचा था कि अब टैक्स लगेगा इक्विटी के ऊपर, स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट आएगा। लेकिन हम सब ने देखा है कि स्टॉक मार्केट ने क्या शानदार रिटर्न्स दिए हैं। तो शॉर्ट टर्म में जरूर इस पे इंपैक्ट पड़ सकता है आप जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर्स को, लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अगली बात सोचते हैं, indexation benefits abolished on long-term capital gains on all financial and non-financial assets। ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है सीतारमन मैडम ने। क्या मतलब हुआ इसका? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि गोल्ड पे, जो कि प्रॉपर्टी पे लगता था, उसके ऊपर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि मैंने अगर कोई फ्लैट खरीदा है 2005 में 20 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का आराम से फ्लैट आ जाता था, और आज अगर वो 1 करोड़ का है तो मैं अगर वो 1 करोड़ का बेचता हूं तो मैं 1 करोड़ माइनस 20 लाख 80 लाख का गेन्स नहीं दिखाता था। मैं 20 लाख को जो 2005 का अमाउंट था मेरे खरीदने का, उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके उसकी कॉस्ट बढ़ाता था, इंडेक्सेशन के हिसाब से इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेता था। तो 20 लाख जो मेरे 2005 की खरीद थी वो लगभग 40-50 लाख रुपए के आसपास आ जाती थी आज की मनी की वैल्यू के हिसाब से। अब मेरी फाइनेंस मिनिस्टर कहती है ये सब नहीं चलेगा, हमारे जो टैक्स इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% पे लगाया जाता था, अब वो फ्लैट 12.5% पे ही लगाया जाएगा। जो हमारे टैक्सेशन के जो स्ट्रक्चर है, टैक्सेशन के जो लॉज हैं, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है इंडिया में। इसको ईज करने का, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी है। अगर मैं बहुत पुरानी प्रॉपर्टी की बात करूं और उसको मैं बेचने की बात करूं तो मुझे थोड़ा सा इंपैक्ट दिखता है यहां पे। लेकिन जो नए लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं 2010 2015 के आसपास, उनपे कुछ ज्यादा इंपैक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडेक्सेशन से पहले 20% टैक्स लगाया जाता था और ये अब 12.5% लगाया जाएगा। ठीक है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट खत्म कर दिया है लेकिन टैक्स का रेट कम कर दिया है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही ट्रीटमेंट और टैक्स बनाएगा। सो ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की स्टोरी। ये टैक्स बढ़ाया गया है, अच्छी बात है, लेकिन यहां पे इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली एक झटका लगा है। जब मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात करूं, यहां पे प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स को एबॉलिश करके अब प्रॉपर्टीज का सेल परचेज पे इंपैक्ट आ सकता है। रियल एस्टेट थोड़े समय के लिए मुझे यहां पे रिटर्न्स कम दे सकते हैं। डीएलएफ गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक इसी वजह से बजट वाले दिन गिर गए थे। यहां पे देखिए, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको समझ आ गया तो अब आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर मैं कुछ समय के लिए स्टॉक्स होल्ड करता हूं,
12 महीने से कम में ही बेच देता हूं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। अभी तक ये 15% लगाया जाता था और अब ये बढ़ा के 20% कर दिया है, जो कि अच्छा स्टेप नहीं है आप जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। सरकार हमसे पैसा ले रही है और यहां पे ये चीजें दर्शाई जा रही हैं कि जो स्टॉक मार्केट में पैसा ढेर लगाया जा रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का, वो थोड़ा सा अब कम मुझे लग रहा है कि पैसा आएगा एसआईपीज या मार्केट में। ये क्यों किया सरकार ने? सरकार ने शायद इसलिए किया है क्योंकि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने थोड़ा सा कंसर्न जताया था कि बैंक के डिपॉजिट्स थोड़े से कम होते जा रहे हैं। अब यहां पे जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, जो टेंशन नहीं चाहता है, वो बैंक में एफडी कराना पसंद करेगा। 7.5-8% की अगर मैं एफडी कराता हूं तो यहां पे मुझे टैक्स उस पे भी लगेगा, लेकिन यहां पे मुझे अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का बर्डन बढ़ गया है। यहां पे रिस्कनेस मेरी यहां पे स्टॉक मार्केट में जरूर रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक के डिपॉजिट्स को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है यहां पे टैक्स बढ़ा के, जो कि सही भी है एक पर्सपेक्टिव से। लेकिन यहां पे सरकार दूसरी चीज भी कर सकती थी। यहां पे बैंक के डिपॉजिट्स बढ़ाने के लिए बैंक का एफडी का रेट और बढ़ाया जा सकता था, अट्रैक्टिव बनाया जा सकता था, या कुछ उसके जो एफडी के इंटरेस्ट हैं उसको भी एग्जेम्प्ट किया जा सकता था कुछ एक लिमिट तक, 10,000 तक, 20,000 तक। तो ये इसके ऊपर मिक्स्ड रिएक्शन स्टॉक मार्केट आपको कुछ समय के लिए देगा, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में इंपैक्ट आएगा। लॉन्ग टर्म में हम सब जानते हैं कि स्टॉक मार्केट जैसा पैसा कोई भी जगह नहीं है जहां से बनाया जा सकता है। 15 से 20% पे भी अगर पैसा बनेगा तो हम टैक्स देने के लिए भी सब तैयार है। उसके बाद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो आप और मैं रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेड करने का प्रयास करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को भी इन्वेस्टर्स कम उसमें ट्रेड करें, उसको महंगा बना दिया है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को ट्रेड करना। कैसे? एसटीटी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया है एफएनओ के लिए। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स ऑप्शंस अगर हम करते हैं तो 0.0625% इस पे टैक्स लगता था जितना भी हम ऑप्शन प्रीमियम देते थे। अब वो बढ़ा के 0.1% कर दिया है, लगभग डबल कर दिया है। मींस कॉस्टली है आपके लिए ऑप्शंस में ट्रेड करना, टैक्स उसके ऊपर लगाया जा रहा है। और फ्यूचर्स पे भी एसटीटी 0.0125% था, अब 0.02% ऑफ द प्राइस ऑफ फ्यूचर्स पे लगाया जाएगा। मीन सरकार आपसे हमसे एसटीटी भी ज्यादा ले रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी ज्यादा ले रही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी ले रही है, जो कि सरकार के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे लिए डेफिनेटली एक बर्डन बन सकता है और बनेगा आने वाले समय में। तो ये है कैपिटल गेन्स की कहानी, जो कि मुझे समझनी बहुत जरूरी है। यहां पे मेरे म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स भी सिमिलर ट्रेड किए जाएंगे। अगर मैं इक्विटी, डेब्ट, गोल्ड के ईटीएफ में ट्रेड करता हूं, खरीदता बेचता हूं, तो उसके लिए भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 12.5 और 20% ही लगेगा। उसके बाद समझते हैं एंजल टैक्स के बारे में। क्या होता है एंजल टैक्स? लेट्स एनालाइज। 2012 में प्रणब मुखर्जी ने एंजल टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, जो कि टैक्स लगाया जाता है प्राइवेट कंपनीज के लिए जो स्टार्टअप्स हैं, जो फंडिंग रेस करते हैं। एंजल टैक्स को अबॉलिश कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है दोस्तों, स्टार्टअप्स के लिए बढ़ावा दिया गया है। मेरा यहां पे 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था और बहुत सी कोशिश करी गई थी कि ये अबॉलिश किया जाए, लेकिन ये अबॉलिश इमीडिएट इफेक्ट से नहीं हुआ है। ये अबॉलिश होगा 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड्स, मतलब अगले साल से ये लागू हो जाएगा। क्या आप जानते हैं जो अभी हमने कैपिटल गेन्स में चेंजेस की बात करी, ये कब से लागू हो गया है? कैपिटल गेन्स के जो चेंजेस है वो इमीडिएट इफेक्ट से लागू हो गए हैं। 23 जुलाई को जब फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच दे रही थी, इमीडिएटली उसी दिन से लागू कर दिए गए हैं। ये एक बहुत अच्छा स्टेप नहीं हुआ है। एंजल टैक्स अगले साल से अबॉलिश किया जाएगा। ये टैक्स चार्ज किया जाता था प्राइवेटली हेल्ड कंपनी अगेंस्ट द सेल ऑफ इट्स शेयर्स एट अ प्राइस हायर देन द फेयर मार्केट वैल्यू। जैसे कि शार्क टैंक इंडिया आपने देखा होगा, वहां पे कोई प्राइवेटली हेल्ड कंपनी आती है और वहां से फंडिंग रेस करती है, इक्विटी देती है। अब अगर मेरा 1 रुपए का शेयर है और मैंने 10 रुपए के शेयर के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से फंडिंग उठाई,
तो 9 रुपए के हिसाब से मुझे 30-31% एंजल टैक्स लगता था कंपनीज के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा बर्डन था स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है, वेलकम डिसीजन है, इंडिया के लिए एक डेफिनेटली एक थम्स अप है। आगे देखते हैं और क्या चेंज हुआ है। फॉरेन कंपनीज का टैक्स रेट चेंज किया है दोस्तों। सरकार चाहती है कि फॉरेन कंपनीज जो कि विदेशों में काम कर रही है और इंडिया में काम करे, अपने प्रोडक्शन यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारे यहां पे ऑफिस खोलें। तो फॉरेन कंपनीज का टैक्स रेट 40% लगाया जाता था और अब वो रिड्यूस करके 35% कर दिया है, जो कि डेफिनेटली एक अच्छा स्टेप है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मेरी यहां पे बढ़ेंगी, जॉब क्रिएशंस होंगी अगर नई मेरे यहां पे कंपनीज आती हैं। तो यहां पे मुझे सारी बातें समझ ली है। सो दीज आर द टैक्सेशन इंपैक्ट्स जो कि चेंज करे गए हैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। सो कैसा लगा आपको बजट 2024? Do let me know in the comment section. And if you're new to the channel, do like, share and subscribe. Do take care of yourself. See you. Bye-bye.